वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की ने, जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, वैसे ही वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। और एक व्यक्ति और हैं जेरोम ब्रूनर। इन तीनों का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। इनको अपन अधिगम टॉपिक में भी पढ़ते हैं। ये विकास टॉप मूल रूप से विकास टॉपिक में आ जाते हैं और वैसे ही अधिगम में आते हैं सेम टू सेम। इसलिए अपन एक जगह ही पढ़ेंगे, विकास में पढ़ लिया तो अधिगम में नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों आदमी, पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। पियाजे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वाइगोत्स्की को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मुश्किल से आप मान के चलिए, मैं चाहे पढ़ाने में 25 मिनट लगाऊं, लेकिन आप यदि ईमानदारी से समझोगे तो वाइगोत्स्की 10 मिनट में तैयार कर सकते हो, सिर्फ 10 मिनट में। कि वाइगोत्स्की सर 10 मिनट में तैयार हो गया, यही समझना है। टोटल 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं वाइगोत्स्की के। इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद दिया, याद रखना, ठीक है ना। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत। पहली चीज, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। एक एक शब्द को समझ लीजिएगा, बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की कहां के हैं? रूस के, याद रखना, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और चिंतन, इन्होंने किताब लिखी थी। भाषा और चिंतन किसने लिखी थी? वाइगोत्स्की ने। भाषा और चिंतन नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाइगोत्स्की ने लिखी है। लैंग्वेज एंड थॉट। इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद। सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत, ठीक है। लैपटॉप पे भी क्लास चल सकती है, ओके। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत का नाम है। इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं इसको? सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हैं। ये तो इसका नाम याद रखना, सामाजिक संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसी का नाम है, याद रखना। सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी बोलते हैं। टोटल स्पेशली 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं। इन्होंने एक अवधारणा दी थी SCL। आपको मूल रूप से यह समझना है कि सर SCL की अवधारणा कौन है? वाइगोत्स्की, रूस के मनोवैज्ञानिक। किताब का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और चिंतन। सिद्धांत का नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कॉन्सेप्ट इन्होंने 2 दिए स्पेशली, हाँ रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। SCL, 3 कॉन्सेप्ट समझना। S का मतलब सोशल, C का मतलब कल्चर और लैंग्वेज। यानी इन्होंने ज्ञान के निर्माण में समाज, संस्कृति और भाषा, यानी समाज, संस्कृति और भाषा, ये ज्ञान का निर्माण करती हैं। ये बात कौन कहता है? ये वाइगोत्स्की कहता है। ये SCL का कॉन्सेप्ट है। यानी ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि हम पियाजे को पढ़ते हैं तो पियाजे समाज, संस्कृति और भाषा तीनों को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, और वाइगोत्स्की कहता है बच्चा समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। तो ये कहता है समाज, वयस्क के साथ अंतः क्रिया करके, ठीक है ना, वयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके और ज्ञान का निर्माण करता है। कौन कहता है? वाइगोत्स्की। तो पियाजे तो ये मानता है बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ अंतः क्रिया, इंटरेक्शन करके ज्ञान का निर्माण करता है। ये कौन मानता है? वाइगोत्स्की मानता है। यहां तक समझ में आ रहा है? समाज, वयस्क जो बड़े लोग हैं, साथ वाले हैं, उन सब के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, जबकि पियाजे नहीं मानता था। तो पहली चीज क्या समझनी है? ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, रूस के मनोवैज्ञानिक। SCL, समाज, कल्चर और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण माना है। समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण माना है ज्ञान के निर्माण में, ठीक है। समाज वयस्कों के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है बच्चा। अब समझना, वाइगोत्स्की को पूरे अपन 4 बिंदुओं में समझते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखना है। पहली चीज, वाइगोत्स्की ने विकास के स्तर बताए। पहला कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना है, विकास के स्तर। विकास के इसने 3 स्तर बताए। संज्ञानात्मक विकास के इसने 3 स्तर बताए, समझिएगा, ठीक है। 3 स्तर कौन से हैं ये समझना आप। पहला कॉन्सेप्ट आराम से समझना, रिलैक्स मोड में। ये जो पहला है, इसको इसने बोला था वास्तविक विकास। क्या बोला था? वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट। बना लेना मेरे साथ साथ। दूसरे को इसने बोला था ZPD, समीपस्थ
या निकटस्थ विकास, समीपस्थ या निकटस्थ विकास। और तीसरे को इसने बोला था संभाव्य विकास, संभाव्य विकास, पीडी पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये जेडपीडी जॉन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, और ये एक्चुअल डेवलपमेंट वास्तविक विकास। तीनों को समझिएगा। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वाइगोत्स्की ने विकास के कितने स्तर बताए, आप कह दोगे गुरुजी 3 बताए। तीनों स्तरों में कौन कौन सा है, जो सबसे अंदर गोला है वो कौन सा है, वास्तविक विकास। लिख लिया। वास्तविक विकास का मतलब क्या, समझ लेना कान खुले रख के एकदम मेडिटेशन स्थिति में, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार समझना है। वास्तविक विकास किसको बोलते हैं, वो विकास जिसमें आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, मतलब जिन कार्यों को मैं खुद कर लेता हूं, वो मेरा वास्तविक विकास है। आप कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो कौन से विकास में आएगा, वास्तविक विकास, एक्चुअल डेवलपमेंट। समझ में आ गया वास्तविक विकास क्या है। वास्तविक विकास क्या होता है, वह विकास की सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन कार्यों को मैं खुद कर लेता हूं, वो वास्तविक विकास कहलाता है। विकास की वह सीमा जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन कार्यों को मैं स्वयं कर लेता हूं, यह क्या कहलाता है, वास्तविक विकास। जेडपीडी, इस पे सबसे अधिक प्रश्न आए हैं। यह संभाव्य विकास और वास्तविक विकास के बीच की स्थिति है। क्या स्थिति है ये, बीच की स्थिति है। संभाव्य विकास और वास्तविक विकास, इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है, जेडपीडी है, जॉन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, वह विकास जहां बच्चा अपने नजदीकी लोगों की सहायता से, मेरे नजदीक में मेरे मम्मी पापा टीचर या मेरे दोस्त हैं, उनकी सहायता से जब मैं कोई कार्य को सीखता हूं, तो ये जेडपीडी कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं एमकेओ की सहायता से सीख रहा हूं, ठीक है, या मैं स्केप होल्डिंग की सहायता से सीख रहा हूं, स्केप होल्डिंग की सहायता ले रहा हूं, तो ये जो एमके और स्केप होल्डिंग की सहायता से मैं सीख रहा हूं, ये मेरा जेडपीडी है। मतलब जॉन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास वो विकास है जहां बच्चा अपने नजदीकी लोगों की सहायता से सीखता है। ये संभाव्य और वास्तविक विकास के बीच की सीमा है। इसमें बच्चा एमकेओ, अपने से अधिक ज्ञान वाले मोर नॉलेजेबल अदर्स लोगों की सहायता लेता है, या वो किसी की स्केप होल्डिंग की सहायता लेता है। और जो आपको ये ऊपर ही ऊपर है संभाव्य विकास, ये विकास की सबसे ऊपरी सीमा है, जहां बच्चे को योग्य और दक्ष लोगों की जरूरत पड़ती है। मतलब जहां वो ट्रेनिंग के माध्यम से सीखता है, योग्य और दक्ष व्यक्ति, यानी जिनसे वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो योग्य और दक्ष लोगों से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, वो क्या कहलाएगा, संभाव्य विकास कहलाएगा। तो ये सबसे ऊपरी सीमा है संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट, जहां मुझे बहुत बहुत अच्छे लोगों की जरूरत है, ऐसे में सीख नहीं सकता, वो संभाव्य विकास है, पोटेंशियल डेवलपमेंट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अरे विकास के 3 स्तर समझ में आ गए क्या, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक विकास जहां बच्चे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो वास्तविक विकास है। जेडपीडी समीपस्थ निकटस्थ विकास, जो संभाव्य विकास और वास्तविक विकास के बीच का स्तर है, जहां वो अपने नजदीकी लोगों की सहायता से सीखता है, उसको अपन निकटस्थ विकास बोलते हैं, समीपस्थ विकास बोलते हैं। ठीक है, निकटस्थ विकास में क्या होता है, मेरे नजदीकी लोगों की सहायता से सीखूंगा, मेरे मम्मी पापा, मेरा दोस्त, मेरा टीचर, जो भी मेरे नजदीक में है, उन सब के माध्यम से सीखता हूं, वो निकटस्थ विकास है। और संभाव्य विकास होता है सबसे ऊपर वाला, जहां मुझे बहुत अच्छे ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उन कार्यों को मैं कदापि नहीं कर सकता, उनको केवल उन योग्य लोगों की सहायता से ही मैं समझ सकता हूं, कर सकता हूं, वही मेरा विकास है, संभाव्य विकास। ये मैंने पढ़ा दिया है विकास के 3 स्तर। पहली बात तो ये समझनी है, और मैंने 3 बार रिपीट करवा दिए, देख लीजिएगा। पहली चीज संभाव्य विकास। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है स्केप होल्डिंग। अब ये शब्द बार बार आता है, स्केप होल्डिंग क्या है, समझ लीजिएगा। आज के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए गुरुजी स्केप होल्डिंग समझ में नहीं आया। ठीक है ना, SCAFFOLDING, स्केप होल्डिंग, SCAFFOLDING,
OLDING, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, इसको अपन पार्ट भी बोलते हैं, इसको अपन ढांचा भी बोलते हैं, इसको अपन मचान भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा। स्केप होल्डिंग को पार्ट भी कहा जाता है, ढांचा भी कहा जाता है, मचान भी कहा जाता है। जो पार्ट है वही ढांचा है, ढांचा है वही मचान है। बहुत सरल रूप में समझना, बहुत इजी है, दिमाग पे जोर मत डालना। मुझे एक बच्चे को सपोर्ट प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? सपोर्ट। आप नॉर्मल हो, आपको ये चीज जानते नहीं हो, मैंने आपको हिंट दिए, बेटा देख देख वहां गया, फिर देख वो चीज आई, देख सोच सोच सोच। मैं इस प्रकार से बच्चे को हिंट दे रहा हूं, ये मेरा स्केप होल्डिंग है। यानी एक सहायता प्रदान करने की तकनीक है, एक सपोर्ट प्रदान करने की तकनीक है, सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से बच्चे की सहायता कर देने की तकनीक है, जिससे बच्चा उस ज्ञान को सीख जाए। प्रारंभिक स्तर पे बच्चे को जो अपन सपोर्ट प्रदान करते हैं, बच्चे को पुश करते हैं कि अपने को मान लीजिए ऊपर सामान रखा और कहते हैं बेटा तेरे से कैसे चढ़ा जाएगा, तो बच्चे की हाइट इतनी नहीं है, तो अपने बच्चे को कहा बेटा देख यहां पे मेरे हाथ पे पैर रख ले, और मैंने अपने हाथ पे पैर रखे और कहा बेटा अब चढ़। अब आपने ये जो हाथ लगाए ना नीचे, ये इसके फोल्डिंग है, ये आपने सपोर्ट प्रदान किया है। तो एक सहायता प्रदान करने की तकनीक है जो प्रारंभिक स्तर पे दी जाती है, अल्पकालिक सहायता होती है, बाद में बच्चा खुद उस कार्य को कर लेगा, इसके फोल्डिंग होगी। आगे समझ में? ठीक है, इसके फोल्डिंग क्या है? सहायता प्रदान करने की तकनीक, सहायता प्रदान करने की तकनीक है, ये अल्पकालिक सहायता है। कौन सी सहायता है? अल्पकालिक सहायता है। ठीक है, सपोर्ट प्रदान करने की तकनीक है, सपोर्ट प्रदान करना, संकेत देना, बच्चे को अपन क्या देते हैं इसमें? संकेत देने। सामाजिक अंतः क्रिया की तकनीक है। ये सब वर्ड्स हैं जो इन पे प्रश्न पूछ सकता है, वो सब लिखा है मैंने। सामाजिक अंतः क्रिया प्रदान करना, ये सब इसके फोल्डिंग। लिखना चाहो तो लिख लो। इसके फोल्डिंग, इस शब्द का प्रयोग वैसे तो सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने किया था। किसने किया था? ब्रूनर ने किया था, याद रखना। लेकिन इसको लोकप्रिय जो बनाया था ना, वो वाइगोत्स्की ने बनाया है। इसलिए इसके फोल्डिंग जहां भी आता है वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड प्रश्न आता है। लिख लेना, इसके फोल्डिंग एक सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है, सहायता प्रदान करने की तकनीक है। इसमें बच्चे को अल्पकालिक सहायता प्रदान की जाती है, इसमें बच्चे को अल्पकालिक सहायता प्रदान की जाती है। यह बच्चे को सांकेतिक सहायता व सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से, यह बच्चे को सांकेतिक सहायता व सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से सपोर्ट करने की एक तकनीक है। तो बच्चे को सीखने के दौरान, क्योंकि बच्चा हर चीज नहीं जानता है, उसके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अधूरे होते हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसके फोल्डिंग के माध्यम से उसको एक सपोर्ट दे देंगे, एक सहायता प्रदान करेंगे जो अल्पकालिक होगी, और बच्चा धीरे धीरे बाद में उस कार्य को सीख जाएगा। इसको अपन इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ओके, इसके फोल्डिंग। हाँ, सकारात्मक पूर्ण बलन बोल सकते हो एक प्रकार से, मतलब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ही दे रहे हैं, एक प्रकार से बच्चे को हिंट दे रहे हैं, सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसके फोल्डिंग। तीसरे कॉन्सेप्ट इसने दिया है पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टीचिंग। इसको सहयोगी अधिगम अवधारणा भी बोल सकते हैं, सहयोगी अधिगम अवधारणा भी आप इसको बोल सकते हो। सहयोगी अधिगम अवधारणा, पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, तो पारस्परिक शिक्षण क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, सहयोगी अधिगम अवधारणा क्या है? देखिए, आपसे सिंपल प्रश्न पूछेगा कि साहब पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किसने दी? आपने कह दिया वाइगोत्स्की ने दी। रेसिप्रोकल टीचिंग, पहला प्रश्न तो ये पूछता है। फिर कह दो कि सर रेसिप्रोकल सहयोगी अधिगम क्या होता है? तो देखो, रेसिप्रोकल या पारस्परिक या सहयोगी का मतलब ये होता है कि
एक टीचर है, 4 बच्चे हैं, यानी बच्चे और टीचर जब आपस में मिलकर कोई कार्य को सीखते हैं तो वो पारस्परिक शिक्षण होता है। इतना ही अर्थ है, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। यानी एक शिक्षक और प्लस 4 बच्चे मिल गए, या 10 बच्चे मिल गए, 14 बच्चे मिल गए, ठीक है, ये मिलकर जब कोई कार्य को करते हैं, यानी शिक्षक और छात्र मिलकर जब कोई कार्य को करते हैं तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। प्रश्न आज तक एक ही आया है, पारस्परिक शिक्षण या सहयोगी अधिगम अवधारणा किसकी है? वाइगोत्स्की की है। इसका मतलब क्या होता है? बच्चे आपस में मिलकर, क्लास की देर होगी यार, समझ में आ गया? पारस्परिक शिक्षण बहुत आसान है, बहुत साइकोलॉजी बहुत आसान है। पारस्परिक शिक्षण क्या है? एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर जब किसी कार्य को सीखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? पारस्परिक शिक्षण। जैसे मान लीजिए मैं आपसे, अभी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, या मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि बताओ इसके फोल्डिंग क्या है, और आपने आंसर दिया, फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, फिर आप कहोगे सर ऐसे बताओ ये कैसे हुआ। तो ये जो टीचिंग होता है ना, ये रेसिप्रोकल टीचिंग है। मैंने आपको बताया, आपने मेरे से प्रश्न पूछे, फिर मैंने आपको फीडबैक दिया, फिर दोबारा से आपने पूछा, तो आपस में अपन मिलजुल कर सीख रहे हैं। ये सहयोगी अधिगम है, ये पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग है, ये याद रखना आपको। हो गया पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल, ठीक है। एक शब्द इसने और यूज किया था, एमक्यू। एमक्यू क्या होता है? एमक्यू का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है ना, जिनको अधिक ज्ञान है। तो मोर नॉलेजेबल जो अदर्स हैं उसको क्या बोला था इसने? वो एमक्यू बोला था। क्या बोला था? एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिनकी बच्चा जेड पीढ़ी में सहायता लेता है। एमक्यू, एमक्यू शब्द किसके लिए यूज किया था इसने? जिनको अधिक ज्ञान है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। हाँ, 8 से 9 लगभग क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, साइकोलॉजी की जब भी क्लास होगी 8 से 9, मोर नॉलेजेबल अदर्स। हाँ, ऑनलाइन वाली लाइव वाली क्लास रिकॉर्डेड में भी डल जाएगी, रिकॉर्डेड भी, इसको साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि रिकॉर्डेड में भी डल जाए। और ऑफलाइन नहीं मिली सर परसों वाली, कल ली थी, परसों तो ली नहीं थी ना अपन ने, कल वाली रिकॉर्ड में डाल दी होगी शायद, नहीं डाली तो बात करूंगा। ऑनलाइन लाइव जो भी क्लास होगी वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। ओके, मोर नॉलेजेबल अदर्स समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पारस्परिक शिक्षण हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, विकास के स्तर हो गए, एससीएल की अवधारणा होगी, समाज संस्कृति लैंग्वेज। और चौथा और अंतिम कॉन्सेप्ट जो इसका था वो था भाषा पे। इसने भाषा के ऊपर क्या बात की है? ये कहता है भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सामाजिक भाषा, एक होती है आत्म भाषा, आत्म केंद्रित भाषा, आत्म केंद्रित भाषा, और एक होती है व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, या इसको आंतरिक संभाषण शब्द बोला है। अब इनमें बाकी ऊपर वाले मत देखना आप, चाहे प्रश्न आएगा तो इसी पे आएगा, इनर स्पीच। ये आंतरिक संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता, ये समझ में आना चाहिए। वाइगोत्स्की ने भाषा को इंपॉर्टेंट माना था। पियाजे कहता है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की कहती है भाषा, वाइगोत्स्की कहता है भाषा पहले, विचार बाद में। अभी मैं चर्चा भी करूंगा वाइगोत्स्की से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसने कहा कि भाषा के 3 रूप होते हैं। सामाजिक भाषा, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हो, आप मेरे साथ बोल रहे हो, अपने दोस्त के साथ बोल रहे हो, सामाजिक भाषा है। आत्म केंद्रित भाषा, अपनी बातों को दोहराना, मतलब अपनी बातों को रिपीट कर रहे हो, ये दूसरों के साथ हो रही है। सामाजिक भाषा में तो क्या, दूसरों के साथ। आत्म केंद्रित में क्या कर रहे हो? अपनी बातों को दोहराते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसने बोला था आंतरिक संभाषण, यानी वह भाषण जिसका प्रयोग आप आंतरिक नियमन में करते हो, सेल्फ रेगुलेशन। ये चिंतन वाली भाषा है, ठीक है, ये चिंतन वाली भाषा है। ये आंतरिक संभाषण को इसने सबसे महत्वपूर्ण माना था। इसका प्रयोग अपन सेल्फ रेगुलेशन में करते हैं, अपने आप को दिशा देने में करते हैं। ये इनर स्पीच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? भाषा पे विचार, सामाजिक भाषा, आत्म केंद्रित भाषा, व्यक्तिगत वार्ता या आंतरिक संभाषण। 3 भाषाएं बताई इसने। आप चाहे सामाजिक भाषा और आत्म केंद्रित को छोड़ देना, नहीं पूछेगा। इसको याद रखना, आंतरिक संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता, ये वो भाषा होती है जो अपन चिंतन करते हैं। जैसे मुझे अपने आप को निर्देश देना है कि यार मैं कैसे करूं। जैसे कई बार अपन सोचते हैं सर एग्जाम के 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, मुझे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, शैक्षिक परिदृश्य में ऐसे पढ़ना है, मैं 1 महीने में ये कर लूंगा, फिर वो कर लूंगा। इस प्रकार से अपन जो अपने साथ विचार कर रहे हैं ना, वो सेल्फ रेगुलेटेड भाषा, आत्मनियमन। तो
तो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को निर्देशित करने के लिए जिस भाषा का अपन प्रयोग करेंगे वो भाषा कौन सी होगी? इनर स्पीच होगी। कोई दिक्कत नहीं है। बस वाइगोत्स्की में इतना ही है, वाइगोत्स्की इतना ही है। सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक संज्ञानवाद, विकास के 3 स्तर, वास्तविक, निकटस्थ, संभाव्य विकास। स्केप होल्डिंग सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है, बच्चे को सपोर्ट प्रदान करता है। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, और ये भाषा के रूप। बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब आपके दिमाग में आता है सर वाइगोत्स्की से डिफरेंट कैसे है, पियाजे से डिफरेंट कैसे है? तो पियाजे क्या कहता है? समाज को नहीं मानता, वाइगोत्स्की मानता है। ये भाषा को नहीं मानता, ये मानता है। ठीक है, ये कहता है विचार पहले आएगा, ये कहेगा भाषा पहले आएगी। वाइगोत्स्की क्या कहता है? भाषा पहले, विचार बाद में। ये परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानता है, ये नहीं मानता परिपक्वता को। ये कहता है विकास से अधिगम होता है, विकास से अधिगम होता है। ये कहता है अधिगम से विकास होता है, अधिगम से विकास होता है। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास निर्धारित समय तक चलता है, किशोर अवस्था तक। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास सतत लगातार चलता है, लगातार। ये मुख्य डिफरेंस है पियाजे और वाइगोत्स्की में। पियाजे कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण दूसरों के साथ अंतः क्रिया से करता है, समाज, संस्कृति, भाषा से करता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। वो कहता है भाषा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वाइगोत्स्की कहता है भाषा महत्वपूर्ण है। पियाजे कहता है विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी, वाइगोत्स्की कहता है भाषा पहले है, विचार बाद में। पियाजे परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानता है, वाइगोत्स्की मैच्योरिटी, परिपक्वता को महत्वपूर्ण नहीं मानता। यह कहता है विकास से अधिगम होता है, यह कहता है अधिगम से विकास होता है। और अंतिम अंतर, पियाजे कहता है विकास किशोर अवस्था तक चलता है, वाइगोत्स्की कहता है जीवन पर्यंत चलता है। बस इतना याद रख। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? एक छोटा सा सिद्धांत की ओर चर्चा कर लेता हूं, वो भी संज्ञानात्मक विकास जुड़ा हुआ है, साथ के साथ हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बताया? तो वाइगोत्स्की हमने पढ़ा, उसके बाद जेरोम ब्रूनर आता है। वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर बहुत छोटे छोटे सिद्धांत हैं बट इंपॉर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर पे भी प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं। आईसीटी मैं नहीं करवाऊंगा, आईसीटी कंप्यूटर टीचर करवाएंगे। निशा जी वेट करें, संडे तक का मैंने नाम ले दिया है, मतलब आ जाएगा। तो आ जाएगा मतलब आ जाएगा। जो उस सब्जेक्ट का प्रॉपर एक्सपर्ट होगा वो उसको करवाएगा और बेटर तरीके से करवाएगा। वेट करें आप। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग हर चीज कैसे हो बताओ? आज की क्लास का अंतिम बिंदु लिख लेना, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानवाद दिया है। क्या दिया है? संज्ञानवाद दिया है। ठीक है, इनके संज्ञानवाद को त्रिज्य संज्ञानवाद, त्रिज्य निर्मितवाद या संज्ञानवाद, त्रिज्य निर्मितवाद या संज्ञानवाद कहा जाता है। इसके जेरोम ब्रूनर के संज्ञानवाद को त्रिज्य निर्मितवाद या संज्ञानवाद कहा जाता है। इन्होंने 1960 में किताब लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और एक किताब और लिखी थी रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। ये 1960 में इन्होंने किताब लिखी और इसमें इन्होंने बताया कि विकास की किसी भी अवस्था में, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट लिख लेना, अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। मात्र 5 मिनट का है, देख लो अभी इसको, दोबारा रह ही जाएगा फिर। सिखाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट। देखिए संज्ञानवाद में अपन अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। संज्ञानवाद में 3 लोगों ने काम किया है, पियाजे, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। पियाजे, वाइगोत्स्की हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानवाद को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्य निर्मितवाद।
त्रिज्य निर्मितवाद का मतलब होता है इसने तीन विमाएं बताई हैं कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। वो तीन अवस्थाएं बताने के कारण इसको क्या बोला गया है? त्रिज्य निर्मितवाद। कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है लेकिन वो तीन अवस्थाओं से डिवाइडेड होगा। त्रिज्य निर्मितवाद या त्रिज्य संज्ञानात्मकवाद कहा जाता है। इनकी किताब 1960 में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नहीं पूछी गई है, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। रिलीवेंस का मतलब होता है संबद्धता, शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा की संबद्धता। ये दो किताबें हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। इनका एक स्टेटमेंट है, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसको नोट कर लेना। अब तक जो मैंने लिखा है उसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया था? जेरम ब्रूनर ने। त्रिज्य संज्ञानवाद किसने दिया था? जेरम ब्रूनर ने। इन्होंने क्या कहा था? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये किसने कहा था? ब्रूनर ने। ये लाइन अंडरलाइन स्टार दे लेना, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने कहा? ब्रूनर ने। लिख लिया? लिख लिया? विकास की किसी भी अवस्था में बालक ने, टाबर ने कोई भी अवस्था में आपको कुछ भी सिखा दिया। ये बात जेरम ब्रूनर बोल रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? ममता सैनी बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? विकास की किसी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा? जेरोम ब्रूनर ने। अब समझिएगा, जेरोम ब्रूनर को जब आप पढ़ते हो तो पांच बातें याद रखना। जेरोम ब्रूनर ने सीखने में आगमन चिंतन को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। पहली बात अंडरलाइन कर लेना, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाना। एक व्यक्ति है डेविड आसुबेल, वो कहते हैं निगमन, ये कहता है आगमन। उदाहरण से नियम की ओर, आगमन चिंतन को महत्वपूर्ण माना है, पहली बात। दूसरी बात, अंतरदर्शी चिंतन। अंतरदर्शी चिंतन, अंतरदर्शी मतलब इंट्यूटिव, तात्कालिक चिंतन। तात्कालिक चिंतन पे बल देते हैं। तात्कालिक या अंतरदर्शी चिंतन को महत्वपूर्ण माना है। ये याद रखना, इससे सीधे प्रश्न आएंगे। आगमन चिंतन पे बल दिया है। अन्वेषण, खोजपूर्ण, डिस्कवरी। अन्वेषण, अधिगम, डिस्कवरी, लर्निंग को महत्वपूर्ण माना है, इंपॉर्टेंट। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, ये शब्द लिख लेना, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण किसने माना है? ब्रूनर ने माना है। व्यक्तिगत संबद्धता, व्यक्तिगत संबद्धता व सामाजिक संबद्धता, रिलीवेंस पर बल दिया है। पांच बातें मैंने लिखाई हैं, दोबारा नोट करवा रहा हूं। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कौन कहता है? ब्रूनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखने में आगमन चिंतन को किसने महत्वपूर्ण माना है? आप कहोगे जेरोम ब्रूनर। आगमन को सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर पे किसने महत्वपूर्ण माना है? ब्रूनर। ठीक है। नंबर दो, अंतरदर्शी चिंतन। अंतरदर्शी मतलब वो है तात्कालिक चिंतन, सहज चिंतन, जिसकी बात पियाजे ने भी की थी और ब्रूनर ने भी की है। ये अंतरदर्शी चिंतन तात्कालिक चिंतन की बात करता है। पियाजे ने भी की है, इसने भी की है। पियाजे और इसमें डिफरेंस यही है, पियाजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास असतत होता है और ये संज्ञानात्मक विकास को क्या मानता है? सतत मानता है। ये संज्ञानात्मक विकास को क्या मानता है? सतत मानता है। कौन? जेरोम ब्रूनर। जबकि पियाजे कहता है असतत होता है। अन्वेषण, डिस्कवरी, लर्निंग आरपीएससी में आ चुका है। अन्वेषण, अधिगम, बच्चा खोज करके सीखता है। डिस्कवरी, लर्निंग डेविड आसुबेल ने भी बात की है, लेकिन मुख्य रूप से इसने बात की। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, सर्पिलाकार का मतलब ऐसा, ऐसा पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण, ये होता है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। पूर्व अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता, कि सीखने में मेरा पूर्व अनुभव और दूसरों के माध्यम से भी मैं सीखता हूं, तो व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता दोनों को महत्वपूर्ण माना। यहां तक कोई दिक्कत है? बताएं, यहां तक कोई इंपॉर्टेंट दिक्कत है? बताओ। आगमन चिंतन, अंतरदर्शी चिंतन, तात्कालिक चिंतन, अन्वेषण, डिस्कवरी, लर्निंग, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, पूर्व अनुभव और आधारित पाठ्यक्रम, और व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता की बात। यह मतलब एक प्रकार से जेरोम ब्रूनर का सार बताया मैंने। बाकी स्किप होल्डिंग शब्द भी इसने दिया, याद रखना। क्या दिया इसने? स्किप होल्डिंग शब्द भी दिया, याद रखना। अपनी किताब में दे भी रखा है मैंने स्किप होल्डिंग शब्द। ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब मैं इसकी जो सबसे लास्ट और अंतिम इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, इसने संज्ञानात्मक विकास को सतत बताया था, ठीक है? बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी चीजें। अंतिम बात जो आपको ब्रूनर में समझनी, वो समझनी है। जेरोम ब्रूनर ने, जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसने 3 अवस्थाएं बताई। ये कहता है संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: विधि निर्माण, एनेक्टिव, एनेक्टिव स्टेज, इसको सक्रिय प्रतिनिधान भी बोलते हैं। ये नाम न, सिर्फ नाम, इसके अलावा अंदर से कोई प्रश्न नहीं आया। 0 से 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। दूसरी है अनुप्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक, अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक, ठीक है? या मूर्त प्रतिनिधान, मूर्त प्रतिनिधान, इसको अपन बोलते हैं आइकोनिक स्टेज। 4 से 8 वर्ष। और तीसरी है सांकेतिक अवस्था या प्रतीकात्मक। ए तीनों नाम याद कर जा, जो सिंबॉलिक। 8 से 13 वर्ष, बस ये 3 समझनी है आपको। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जबकि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। तीनों के केवल नाम पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। मैं समझा रहा हूं। पहले आप देख रहे हैं विधि निर्माण, इसको एनेक्टिव स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनेक्टिव या सक्रिय प्रतिनिधान। कार्यकाल 0 से 3 साल का बच्चा इसमें आता है। मतलब जो जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था बताई, वही ये है। यहां बच्चा क्रियाशील होकर सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो यहां बच्चा क्रियाशील होकर, क्रियाशील होकर इंद्रियों के माध्यम से, यानी वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, फेंकना, ये जो अवस्था है वो विधि निर्माण। केवल नाम, विधि निर्माण, सक्रिय प्रतिनिधान, कार्यकाल 0 से 3 वर्ष, एनेक्टिव स्टेज। इस अवस्था में बच्चा क्रियाशील होकर इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे वस्तु को पकड़ना, फेंकना। यानी यहां सीखने का माध्यम उसकी गामक क्रिया होती हैं। कौन सी क्रिया होती है सीखने का माध्यम? उसकी गामक क्रिया यहां सीखने का माध्यम होती है। वो एनेक्टिव अवस्था है। ये जो अवस्था देख रहे हो, अनुप्रतीकात्मक बोल दो, प्रतिमात्मक बोल दो, या मूर्त प्रतिनिधान बोल दो, आइकोनिक स्टेज, ये वास्तविकता की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? वास्तविकता। वास्तविकता मतलब जहां बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है, जो चीज उसके सामने, उसके माध्यम से सीखेगा। तो ये वास्तविक अवस्था है जहां बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। और ये जो अवस्था है, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। यहां अपने अनुविचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना, विचारों को सिंबल्स के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना है। ये सांकेतिक अवस्था है, जहां बच्चा अपने भावों को, विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। सर इसके फोल्डिंग वाइगोत्स्की करना है ब्रूनर। देखो दिया ब्रूनर ने था, बट लोकप्रिय वाइगोत्स्की ने बनाया, तो वाइगोत्स्की का ही आता है, ब्रूनर का आता नहीं है। वैसे कोर्स के अनुसार कौन सी बुक खरीदनी है? सर 3 बुक है अभी। थर्ड ग्रेड की तो आएगी, अभी आई नहीं है अपनी, 18 तारीख तक आएगी। पिंकू प्रजापत कर कह रहा है कि भाई कॉल अटेंड नहीं किया, तो कॉल पता नहीं रहता ना, कितने सारे कॉल आते हैं। हैं? अच्छा, हिंदी लेक्चर की बुक बता दो। हिंदी के लिए तो आप क्या पढ़ोगे? लास्ट टाइम में आप तो अपने अवनी वाले टेस्ट सीरीज देख लो, बहुत है बस। बुक लेनी है सभी को। क्लास अटक रही है सावेरी, इसलिए अटक रही है कि नेटवर्क, इंटरनेट कमजोर है। ये समझ में आ गया? विकास की 3 अवस्थाएं, तीनों के नाम याद रखना। विधि निर्माण, सक्रिय प्रतिनिधान, ठीक है? इसमें बच्चा क्रियाशील होकर कोई चीज को सीखता है, गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान, आइकोनिक स्टेज बोलते हैं। वास्तविकता की अवस्था है जहां प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। और सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज है। 8 से 13 वर्ष, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है जहां बच्चा अपने विचारों को सिंबल के माध्यम से, कोडवर्ड के रूप में आपकी बात करना शुरू कर देता है। ये सबसे श्रेष्ठ है, ये संकेतात्मक अवस्था है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास पूरा हो गया। आज 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं: विलियम मैकडूगल,
ब्रूनर और वाइगोत्स्की। मतलब अब विकास के जितने सिद्धांत थे ना वो सब पूरे हो गए। ठीक है, सिर्फ एक सामाजिक अधिगम बांडुरा वाला बच्चा जो अधिगम टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बाकी विकास के सब सिद्धांत पूरे हो गए। अब अंतिम बिंदु इस यूनिट का ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग बचता है वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका और बाल विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। उसकी अपन चर्चा कर लेंगे, कल होगा तो कल, नहीं परसों पक्का। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका व अन्य कारकों की भूमिका। इसके साथ अपने मतलब शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, बाल विकास के सिद्धांत हो गए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण हो जाएगा। फिर अपन अधिगम का भी काफी बड़ा पार्ट अपने इसके लाइव के माध्यम से पढ़ लिया है। उसके बाद अपन व्यक्तित्व की चर्चा कर लेंगे यूनिट वाइज। फिर बुद्धि मेरा डाला हुआ है, एक बार दोबारा मैं चर्चा कर लूंगा बुद्धि की। और उसके बाद अधिगम। तो ये सब चलते रहेंगे, टेंशन नहीं लें आप, हो जाएगा। साइकोलॉजी में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। रिकॉर्डेड देख लिया करो, लाइव अच्छे से नहीं चलती हैं तो। हाँ, बुक सभी को लेनी है, बुक तो कोर्स वालों को लो तो ले लेना, बाकी मैं क्लास नोट्स में करवा रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। पिंकू बात कर लेना, अभी कर लेना जस्ट। ओके।